डायमंड डेविड डॉर्नन उपस्थित हैं। आज हम उनसे प्लान से जुड़े संबंधित विषयों पर चर्चा करेंगे, जैसे कि हमें प्लान किसे दिखाना चाहिए, कैसे प्लान दिखाना चाहिए, प्लान दिखाना जरूरी क्यों है। इन विषयों पर चर्चा करने के लिए डेविड से अच्छा व्यक्ति कौन हो सकता है। डेविड, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। हाँ जी, धन्यवाद। मुझे भी यहाँ आकर अच्छा लग रहा है। वैसे तो प्लान दिखाने के विभिन्न तरीके हैं, विभिन्न तकनीक हैं, लेकिन फिर भी प्लान दिखाने के बुनियादी सिद्धांतों को लेकर लोगों के मन में काफी शंकाएं हैं। तो क्या आप प्लान दिखाने के बुनियादी सिद्धांत पर रोशनी डालेंगे? आपका ज्ञान और तजुर्बा इस विषय में क्या कहता है? यहाँ मैं ओपन प्रीव्यू या बिजनेस प्रीव्यू की बात नहीं कर रहा हूँ। दरअसल मैं यहाँ 1-on-1 से जुड़ी बातें कर रहा हूँ। जी, आप प्रोस्पेक्ट को प्लान कहाँ बिठाकर दिखाते हैं? बिजनेस प्लान दिखाने के लिए कौन सी जगह सही रहती है, कौन सी जगह सही नहीं रहती है? देखिए, मेरी बात आपके समक्ष रखने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ मैं जो भी बातें करूंगा ऐसा सिर्फ आदर्श जगत में हुआ करता है। मेरा मतलब है कि जब मैं कहता हूं कि आपको किसी शांत जगह बैठकर प्लान दिखाना चाहिए जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, लेकिन यदि आपको कोई प्रोस्पेक्ट भीड़ भरे शॉपिंग मॉल में मिलता है तो आपको वहां भी प्लान दिखा दे आना चाहिए। मेरे कहने का मतलब है कि इस विषय पर हमारे व्यवसाय में कोई कड़े नियम नहीं बनाए गए हैं। नेटवर्क 21 ने कोई बाइबल नहीं लिखी है कि आप फला काम फला तरीके से नहीं कर सकते। मेरा मानना है कि हर एक प्लान अच्छा प्लान होता है, हर प्लान दिखाने लायक होता है। लेकिन अगर आप प्लान दिखाने के लिए आदर्श जगह की बात कर रहे हैं तो मैं ऐसी जगह चाहूंगा जहां शांति हो, जहां कम से कम शोरगुल रहे। और इसके लिए अनेक लोग स्टारबक्स में या किसी कॉफी शॉप में मिलना पसंद करते हैं, और यह स्वाभाविक भी है। लेकिन इन रेस्टोरेंट्स में कभी कभी बहुत ज्यादा भीड़ रहती है और हम ठीक तरह प्लान दिखाने में असमर्थ हो जाते हैं। अगर मुझ पर किसी कॉफी शॉप में प्लान दिखाने की नौबत आती है तो मैं एक उपाय करता हूं। पहली बात तो मैं उस कॉफी शॉप के बाहर बैठना पसंद करूंगा, या फिर मैं कोई ऐसा कोना ढूंढूंगा जहां जरा कम शोरगुल हो। मैं संभावित विकर्षण स्रोत की ओर मुंह करके बैठ जाता हूं, जैसे कि कॉफी शॉप का एंट्रेंस, जहां से अनेक लोग अंदर आते हैं और अनेक लोग बाहर जाते हैं। मेरे प्रोस्पेक्ट का ध्यान दरवाजे की ओर नहीं जाता, क्योंकि वो दरवाजे की ओर पीठ करके बैठा रहता है। इससे उस प्लान पर ध्यान देने में आसानी होती है। हमें यह जानबूझकर करना है। वैसे जहां तक संभव है मैं प्रोस्पेक्ट के घर पर प्लान दिखाना पसंद करता हूं। मैं पति तथा पत्नी को एक साथ प्लान दिखाना पसंद करता हूं। मेरे लिए यही आदर्श स्थिति है। अच्छा। लेकिन मेरे समूह में 3-4 लोग ऐसे भी हैं जिन्हें मैंने उनके पति या पत्नी साथ न होने पर भी प्लान दिखाया था, और आज वे लोग प्लैटिनम स्तर पर है। मेरे कहने का तात्पर्य है कि हर बार आदर्श स्थिति नहीं बनती, हर बार पति पत्नी साथ बैठ नहीं पाते हैं, हर बार हम प्रोस्पेक्ट के घर नहीं जा पाते, या हर बार उनके बच्चे सोए नहीं रहते। हमें भीड़ भरे होटल में जाकर भी प्लान दिखाना पड़ सकता है। ऐसे समय आप वेटर या वेट्रेस को $5 देकर कॉफी मंगवाइए और उससे कहिए कि आप थोड़ी देर चर्चा करने वाले हैं, तो वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी। इस तरह आप उपलब्ध वातावरण को इस व्यवसाय के काम के अनुरूप बना सकते हैं। अगर आप आईबीओ बनकर अपने व्यवसाय की बागडोर खुद के हाथ में लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने शहर में कुछ अच्छी जगह ढूंढकर रखिए जहां आप सुकून से मीटिंग कर पाएंगे। मैंने अटलांटा में 6-7 जगह तलाश कर रखी है। फिर इन जगहों में से जो जगह मेरे प्रोस्पेक्ट को नजदीक और आरामदायी लगती है मैं वहां जाकर मीटिंग करता हूं। अच्छा। मैं लोगों के कार्यस्थल पर जाकर प्लान दिखाना टालता हूं। अगर मेरे किसी प्रोस्पेक्ट का रेस्टोरेंट है तो मैं उसके रेस्टोरेंट में मीटिंग करना टालूंगा, क्योंकि वहां हर घड़ी कोई ना कोई आकर हमें डिस्टर्ब करेगा, जिसके नतीजतन मेरा प्रेजेंटेशन असरकारक ढंग से नहीं हो पाएगा। हालांकि मैंने इस तरह के मीटिंग भी किए हैं और इसके जरिए जुड़े लोग आज प्लैटिनम स्तर पर हैं। लेकिन मेरा मुद्दा यह था कि ऐसे वातावरण में मीटिंग करने पर 100 में से 99 बार आपका प्रेजेंटेशन खराब जाएगा। इसलिए हमें लोगों से किसी ऐसी जगह मिलना चाहिए जो शांत हो, जो उनके परिचित हो और जो हमें तथा प्रोस्पेक्ट को आरामदायी महसूस कराए। हमें अपने प्रोस्पेक्ट से 45 मिनट से 1 घंटे तक बिना रुकावट के या बाधा के चर्चा करना है। तो इस काम के लिए
आपको जो जगह मुकम्मल लगे उसे अपने दिमाग में नोट करके रखिए। बहुत खूब। आपकी जुबान से सुन के ये बात कितनी आसान लगने लगी। जी बिल्कुल, लेकिन काश ऐसा हर बार मुमकिन हो पाता। खैर, तो आपने ऐसी जगह ढूंढ ली है जहां आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। आप उस जगह अपने प्रोस्पेक्ट से मिलते हैं और दोनों अपना अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं। अब आप बातचीत की शुरुआत किस तरह करते हैं? जी, मुझे आपका सवाल अच्छा लगा। लोग यहां अक्सर दो किस्म की गलतियां करते हैं। या तो लोग अपने प्रोस्पेक्ट के ज्यादा करीब जाते हैं, जैसे कि वे 1 घंटा केवल प्रोस्पेक्ट के निजी जीवन के बारे में ही बात करते बैठ जाते हैं। या फिर लोग अपने प्रोस्पेक्ट से हाथ मिलाते हैं, कुर्सी पर बैठ जाते हैं और प्रेजेंटेशन दिखाना आरंभ कर देते हैं। इन दोनों स्थितियों में प्रोस्पेक्ट असुविधा महसूस करता है। अच्छा। कुछ साल पहले मैंने हाई ट्रस्ट सेलिंग नाम की एक किताब पढ़ी थी। इसमें बताया गया था कि जब आप किसी अपरिचित व्यक्ति से मिलते हैं तब तनाव अधिक रहता है और आपसे विश्वास कम रहता है। आपको इस स्थिति से निपटकर कम तनाव और अधिक विश्वास का वातावरण तैयार करना है। राइट। अब आप ये किस तरह साध्य करेंगे? आप प्रोस्पेक्ट से इस कदर जुड़िए कि आपको उसका फायदा प्लान दिखाने के दौरान हो जाए। इसके लिए मैं प्रोस्पेक्ट के सामने बैठकर उससे कहता हूं कि हेलो एडम, आप एटलांटा में कितने साल से रह रहे हो? यहां आप क्या काम करते हो? भले ही मुझे एडम के अपलाइन ने बताया हो कि एडम क्या काम करता है, लेकिन फिर भी मैं ये सारी जानकारी एडम की जुबान से सुनना चाहता हूं, क्योंकि आप खुद के विषय में किस तरह जानकारी देते हैं, क्या जानकारी देते हैं, उसके आधार पर मैं आपके व्यक्तित्व का आकलन करूंगा। आपका अपलाइन आपके विषय में मुझसे कहेगा कि ये बहुत होशियार तथा कामयाब व्यक्ति है। वही आप खुद के विषय में कहेंगे कि मैं इस कंपनी में कई सालों से काम कर रहा हूं, लेकिन यहां मुझे अपनी मेहनत का सही मोल नहीं मिल पा रहा है, लेकिन फिर भी मुझे अपना काम पसंद है। तो लोग खुद के विषय में जो जानकारी देते हैं उसके आधार पर मैं उनके बारे में बहुत कुछ जान जाता हूं। दरअसल मैं इन बातों को नोट करके रखता हूं ताकि मैं इस जानकारी का प्रयोग प्रेजेंटेशन के दौरान कर सकूं। तो हमें लोगों से नाम के वास्ते सवाल नहीं करना है, बल्कि आप उनसे ऐसे सवाल कीजिए जिसके जवाब में उनका व्यक्तित्व उजागर हो। दरअसल ये कला है। अगर आप इस कला को विकसित करना चाहते हैं तो इस विषय पर यहां उपलब्ध सीडी सुन सकते हैं। आपको लोगों से सवाल पूछना है, लेकिन आपके सवाल उन्हें सवाल की तरह प्रतीत नहीं होने चाहिए। आपकी सवाल पूछने का तरीका उन्हें बातचीत करने जैसा लगना चाहिए। उन्हें आपके सवाल सरल लगने चाहिए। आपका यह सवाल जवाब का सत्र 10 मिनट के अंदर समाप्त होना चाहिए, लेकिन इस दरमियान आपके हाथ में प्रोस्पेक्ट के विषय में पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए। इस दौरान प्रोस्पेक्ट आपके समक्ष खुलना चाहिए। आपके समक्ष बैठकर उसे आराम महसूस होना चाहिए। इसके बाद आप अगले चरण पर जा सकते हैं और उन्हें प्लान दिखा सकते हैं। लेकिन याद रखिए कि यह जानकारी पाने का सत्र 10 से 12 मिनट से ज्यादा नहीं चलना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसमें ज्यादा समय गवाते हैं तो प्लान दिखाने के बाद प्रोस्पेक्ट से दोबारा सवाल करने के लिए आपके पास पर्याप्त समय नहीं बचेगा। तो आप समय सीमा ध्यान में रखकर प्रोस्पेक्ट से बात करते हैं? बिल्कुल। मैं ऐसा जानबूझकर करता हूं ताकि मैं परख सकूं कि मैं सही व्यक्ति के साथ चर्चा कर रहा हूं या नहीं। तो आप प्रोस्पेक्ट से एक बढ़िया जगह पे मिलते हैं, उससे जुड़ जाते हैं और अब आप उससे कहेंगे कि आइए मैं आपको प्रेजेंटेशन दिखाता हूं। कुछ ऐसा ही होता है। मैं अपने समूह के लोगों को अक्सर बताता हूं कि प्रोस्पेक्ट से मीटिंग करते दौरान पहले भाग में अपनी कहानी संक्षिप्त में बतानी है, अपना परिचय सही ढंग से देना है। उसके बाद हमें प्रोस्पेक्ट की कहानी ध्यानपूर्वक सुननी है। हमें उनके विषय में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। करेक्ट। इसके बाद मैं बातों बातों में अपने मुख्य विषय की ओर रुख करता हूं। इस तरह मैं व्यक्तिगत परिचय से आरंभ करके व्यवसाय के मुख्य विषय की ओर मीटिंग को ले जाता हूं। अच्छा। यह बहुत सरल काम है और इसे 1-2 बार करने पर आपको यह कला आ जाएगी। लेकिन मैं देखता हूं कि कुछ लोग इस काम को भी मुश्किल कर बैठते हैं। लोग आकर्षक शब्दों की खोज करने में समय गवा देते हैं। वे सोचते हैं कि मैं प्रोस्पेक्ट पर भारी भरकम और लुभावने शब्दों का जादू फेरकर उसे अपने वश में कर लूंगा।
लेकिन वे विषय परिवर्तन जैसे मुख्य काम पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं और यही से उनकी समस्या आरंभ होती है। अच्छा दोस्तों, विषय बदलना आपके लिए कोई समस्या नहीं बननी चाहिए। मैं पहले अपनी कहानी बताता हूं, फिर प्रोस्पेक्ट से उसकी कहानी सुनता हूं और फिर मैं प्रोस्पेक्ट को धन्यवाद कहता हूं कि उसने अपनी कहानी मेरे साथ बांटी और फिर मैं मुख्य विषय को छेड़ता हूं। कभी कभी हमने मुख्य विषय कब शुरू किया यह प्रोस्पेक्ट को समझ में ही नहीं आता है। जब आप एक दूसरे की कहानी बताते हैं और अपना अतीत सामने वाले व्यक्ति के साथ बांटते हैं, तब आपस में विश्वास पैदा होता है। अपनी कहानी बताते दौरान पूरा ध्यान विषय पर केंद्रित कीजिए। मैं अपनी कहानी कुछ इस तरह बताता हूं कि सुनने वाले व्यक्ति को मेरी कहानी उसकी कहानी से मेल खाते जैसा लगे। मैं उन्हें बताता हूं कि कैसे मैं देर रात तक काम करते रहता, कैसे मैं अपने परिवार को समय नहीं दे पाता था। इस तरह मैं अपनी कहानी में कुछ ऐसे अंश डालते जाता हूं जिससे हर किसी को मेरी कहानी उनकी कहानी से लगे। करेक्ट। अगर आपका प्रोस्पेक्ट हफ्ते में 30 घंटे काम करता है और आप उसे बताते हैं कि कैसे आप हर हफ्ते 70 घंटों से ज्यादा काम किया करते थे, तो यह बात प्रोस्पेक्ट को इंप्रेस नहीं करेगी। आपकी बात सुनकर प्रोस्पेक्ट प्रभावित नहीं होगा। इसमें आप प्रोस्पेक्ट को खोने का डर भी रहता है, क्योंकि प्रोस्पेक्ट सोचने लगता है कि यह काम केवल उन लोगों के लिए है जो हफ्ते में 70 घंटों से ज्यादा काम करते हैं। इसलिए अपने प्रोस्पेक्ट को बताइए कि इस व्यवसाय से जुड़ने के पीछे आपके पास 3-4 ठोस कारण थे। फिर इनमें से किसी एक कारण को आप प्रोस्पेक्ट के द्वारा बताए कारण से जोड़कर उसे हमारे व्यवसाय की ओर आकर्षित कर सकते हैं। यदि कोई प्रोस्पेक्ट अपनी कहानी बताते दौरान दुख जताता है कि वो अपने परिवार को ज्यादा समय नहीं दे पाता है, तो मैं इस बात पर ज्यादा जोर देकर कहूंगा कि मैं इस व्यवसाय से इसलिए जुड़ा ताकि मैं अपने परिवार को ज्यादा समय दे सकूं। तो विषय परिवर्तन के दौरान आप प्रोस्पेक्ट की कहानी से मेल खाने वाली कोई बात पकड़कर अपनी कहानी बताते हैं, है ना? हाँ, सही कहा आपने। उसके बाद मैं उनसे कहता हूं कि क्यों ना हम आज के मुख्य विषय की ओर मुड़े। मैं जानता हूं कि आपका समय बहुत कीमती है और इसलिए मैं आपका ज्यादा समय लेना नहीं चाहता। और प्रायः प्रोस्पेक्ट यही कहेगा कि जी, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, हम मुख्य विषय पर बात करते हैं। इस तरह काम करने पर आपको असहजता महसूस नहीं होगी। आपको असहजता तभी महसूस होगी जब आप असहज काम करेंगे। ये बहुत सरल और स्पष्ट था। अब आप प्लान दिखाना आरंभ करते हैं। हर किसी का प्लान दिखाने का अंदाज अलग होता है। जब आप किसी को प्लान दिखाते हैं तब आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है? आप मन में कौन सा चित्र बनाकर प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखाते हैं? जब आप प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखाते हैं तब आप किस बात पर ज्यादा जोर देते हैं? आप प्रोस्पेक्ट को क्या सिद्ध करना चाहते हैं? आपका यह सवाल भी मुझे अच्छा लगा। कभी कभी हम भूल जाते हैं कि लोग हमसे जुड़ते हैं, एमबीए व्यवसाय से नहीं। इसलिए यह जरूरी बनता है कि हम खुद को लोगों द्वारा चाहने योग्य बनाएं। मेरा मतलब है, अगर आप जिद्दी हैं तो जरा दूसरों का कहा मानना सीखिए। अगर आप गुस्सेल मिजाज के हैं तो शांत रहना सीखिए। आपका स्वभाव कुछ इस तरह होना चाहिए कि अधिकांश लोगों का स्वभाव आपके स्वभाव से मेल खाए। आपके स्वभाव का सकारात्मक असर अधिक से अधिक लोगों पर होना चाहिए। इसलिए जब मैं प्रोस्पेक्ट के समक्ष बैठता हूं तो मैं उसकी नकल करने का प्रयत्न करता हूं। अगर मैं किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बैठा हूं जो स्वास्थ्य तथा पोषण के विषय में जागरूक है, तो ये बात उसका परिचय पाते समय मुझे पता चल जाती है। इस जानकारी के आधार पर मैं अपने प्लान में थोड़ी बहुत तब्दीली लाता हूं। अब मैं न्यूट्रलाइट पर ज्यादा जोर देता हूं। मैं उसे कहता हूं कि हे, आप हेल्थ ट्रेनर है ना? जरा सोचिए, अगर आप सभी ग्राहकों को डबल एक्स दे सके तो कैसा रहेगा? केवल इतना करके भी हम हर महीने 500 से $1000 कमा सकेंगे। इस तरह मेरे प्रोस्पेक्ट ने मुझे जो बातें बताई थी, उन्हीं के आधार पर मैं उससे जुड़ने की कोशिश करता हूं। उसी बिना पर मैं प्लान में बदलाव करता हूं। नए लोग अक्सर यही पर गलती कर बैठते हैं। वे खुद पर ज्यादा ध्यान डालते हैं और प्लान को तकनीकी रूप से सही बनाने में लग जाते हैं। नतीजतन उनका अपने प्रोस्पेक्ट से जुड़ना रह जाता है। मेरा मानना है कि आपका प्लान तकनीकी रूप से सही ना रहे तो भी चल जाएगा,
लेकिन सामने बैठे व्यक्ति को व्यवसाय से जोड़ना बेहद आवश्यक होता है, क्योंकि तभी वे बाहर जाकर और लोगों को व्यवसाय से जोड़ने की कोशिश करेंगे। तकनीकी रूप से सही सटीक प्लान दिखाकर ऐसा होना शायद असंभव है। आपको पहले 10 मिनट में प्रोस्पेक्ट से प्राप्त जानकारी का इस्तेमाल करके उनसे जुड़ने की कोशिश करनी चाहिए। आप अपने प्लान में वो सब बातें दिखाइए जो प्रोस्पेक्ट चाहता है। प्लान में केवल उन बातों को दिखाते मत बैठिए जो आपको पसंद है। किसी कारणवश आप अपनी पसंदीदा बात दिखा भी रहे हो तो विषय को जल्द से जल्द बदलकर प्रोस्पेक्ट की पसंदीदा बात पर आ जाइए, ताकि आपके प्लान में उसकी दिलचस्पी बनी रहे। प्रोस्पेक्ट ये नहीं जांचता कि आपको सवाल के जवाब मिले या नहीं, बल्कि वो ये जांचेगा कि उसे सभी सवालों के जवाब प्राप्त हुए हैं या नहीं। राइट। अब महिलाओं को प्लान दिखाने के लिए अलग तरकीब आजमानी पड़ती है। अच्छा। ज्यादातर महिलाओं को स्किन केयर प्रोडक्ट्स में रुचि रहती है। आजकल की महिलाएं स्किन केयर प्रोडक्ट्स पर तथा अन्य सौंदर्य प्रसाधनों पर ज्यादातर पैसा खर्च करती है, और इसलिए मैं उनके साथ आर्टिस्ट्री के विषय में ज्यादा से ज्यादा बात करता हूं। मैं उन्हें समझाऊंगा कि सभी आर्टिस्ट्री प्रोडक्ट्स उम्दा है। मेरा मानना है कि बाजार में उपलब्ध किसी भी सौंदर्य प्रसाधन के मुकाबले आर्टिस्ट्री प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं। साथ ही अन्य सौंदर्य प्रसाधनों के मुकाबले आर्टिस्ट्री की कीमत भी वाजिब है। तो आप प्लान दिखाने के लिए किसी के साथ भी बैठे हो, लेकिन आपको अपना प्लान पूरी तरह पन्ना दर पन्ना याद रहना चाहिए। आप क्या बात करते हैं इसको महत्व नहीं है, बल्कि आप किस कदर बात करते हैं इस बात को महत्व है। करेक्ट। आप सामने बैठे व्यक्ति से किस तरह जुड़ते हैं इस बात को महत्व है। मैं अपना प्लान सरल रखना पसंद करता हूं। इस दौरान मैं प्रोस्पेक्ट को व्यवसाय की बारीकियां नहीं बताता, क्योंकि प्लान दिखाने के पीछे मेरा मकसद रहता है कि मैं लोगों को स्पॉन्सर करूं। मैं उन्हें नेटवर्क 21 सेमिनार में लाना नहीं चाहता। मैं उन्हें यह नहीं बताता कि नेटवर्क 21 की बदौलत मेरी शादीशुदा जिंदगी कितनी अच्छी चल रही है। मैं उन्हें लीडर्स क्लब का महत्व समझाते नहीं बैठता। मैं उन्हें सीपी बेचना नहीं चाहता। प्लान दिखाने के पीछे मेरा एक ही उद्देश्य रहता है कि मैं प्रोस्पेक्ट को स्पॉन्सर करूं। मैं उन्हें इस व्यवसाय से संबंधित इतनी जानकारी देता हूं जिससे उन्हें निर्णय लेने में आसानी हो सके और वे हमारे समूह से जुड़ जाए। मैंने देखा है कि लोग 35 से 40 मिनट के समय में प्रोस्पेक्ट को जरूरत से ज्यादा बातें बता देते हैं, और प्रोस्पेक्ट एक ही मीटिंग में इतनी सारी बातें कतई नहीं समझ पाएगा। इसलिए मैं हमेशा एक सरल, छोटा, आकर्षक प्लान दिखाता हूं। मैं अपने प्रोस्पेक्ट को इस व्यवसाय के बारे में उतनी ही जानकारी देता हूं जितनी की आवश्यक है। आपको यह जानकर खुशी होगी कि हमारी स्पॉन्सरिंग करने की मात्रा बहुत ज्यादा है। मैं जितने लोगों से मिलता हूं उनमें से 70 से 80% लोग मेरे समूह से जुड़ते ही हैं, और इसकी वजह है हमारी प्लान दिखाने की कला। और इतनी सफलता केवल मुझे नहीं मिल रही है, बल्कि मेरे समूह के अनेक लोगों को मिल रही है। जब आप कहते हैं लोग एमवे से नहीं जुड़ते बल्कि आपसे जुड़ते हैं, लेकिन अंत में वो एमवे से ही जुड़ते हैं, क्योंकि एमवे एक व्यवसाय का अवसर है। जी हाँ। यहाँ आप खुद पर एमवे व्यवसाय दिखाने के तरीके की जिम्मेदारी ले रहे हैं। एमवे को किस तरह पेश किया जाए इसकी जिम्मेदारी आप पर होती है। आप लोगों को हमेशा सच्ची बात बताएंगे तथा उनके सामने तथ्य ही रखेंगे। लेकिन ये सब जानकारी तो लोग वेबसाइट के जरिए भी पा सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और उस जानकारी के आधार पर वे हमारे व्यवसाय से जुड़ जाएंगे। जी, आप सही फरमा रहे हैं। लेकिन मैं लोगों को समूह से जोड़ते दौरान एमवे क्या है इसकी सही जानकारी देता हूं। इससे लोगों के मन में एमवे के बारे में जो छवि बनी रहती है उसमें बदलाव आता है। अच्छा। मेरा काम है लोगों को एमवे की सच्चाई से अवगत कराना, और जब मेरा प्लान दिखाना खत्म होता है तब बहुतांश लोगों की प्रतिक्रिया रहती है, तब मैं पूछता हूं कि क्यों, क्या हुआ, और मुझे जवाब मिलता है कि मुझे पता नहीं था कि यह प्रणाली इस तरह काम करती है। 10 में से 9 बार मुझे आह करके प्रतिक्रिया मिलती है, क्योंकि लोग जब मेरे साथ मीटिंग के लिए बैठते हैं तो एमवे के बारे में उनकी धारणा तथा मेरे द्वारा एमवे के बारे में रखे गए तथ्य, इनमें जमीन आसमान का अंतर रहता है। और यही मेरा मुद्दा है। राइट। मैं सिर्फ तकनीकी रूप से सही प्लान दिखाना नहीं चाहता,
क्योंकि अगर बात इतनी सरल होती तो मैं फेसबुक पर पोस्ट करता कि मैं एमवे से जुड़ गया हूं, मेरे पास फला फला प्रोडक्ट्स उपलब्ध है। आप में से जो लोग प्रोडक्ट्स ऑर्डर करना चाहते हैं वो मुझे कॉल करें, इससे आप भी पॉइंट्स कमा पाएंगे। और मुझे ढेर सारे ऑर्डर्स यूं ही मिल जाते थे। लेकिन ये बात तो आप भी जानते हैं कि ये तरीका काम नहीं करता है। लोग आपके व्यवसाय से तभी जुड़ेंगे जब आप उन्हें व्यवसाय संकल्पना ठीक ठीक समझाएंगे, जब आप अपना जोश उनमें भी भरेंगे। लोग आपकी बातों पर यकीन करके इस व्यवसाय से जुड़ेंगे, फ्लिप चार्ट पर लिखी बातें पढ़कर नहीं। अब प्लान दिखाने के लिए जाने से पहले आपको कुछ आवश्यक तैयारियां कर लेनी चाहिए। अच्छा, मैं आपको वाकया बताता हूं जो मेरे साथ होता है। जैसे कि मैं बहुत अच्छी तरह प्रेजेंटेशन दिखाता हूं, लेकिन मेरे पास रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं होता। मैं साथ में फॉर्म लाना भूल जाता हूं, जो कि अच्छी बात नहीं है। अब बिना रजिस्ट्रेशन फॉर्म के मैं कैसे पता लगा पाऊंगा कि मेरा प्रोस्पेक्ट व्यवसाय से जुड़ना चाहता है या नहीं? जी बिल्कुल सही। फिर मैं प्रोस्पेक्ट को रजिस्ट्रेशन फॉर्म ईमेल के जरिए भेजता हूं और उसका फॉलोअप करता हूं। लेकिन इन सब बातों का कोई फायदा नहीं होता। तो मैंने अनेक लोग केवल इस वजह से गंवा दिए क्योंकि मेरे पास रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं था, या इस वजह से कि मेरे पास उस समय पेन नहीं था। मुझे याद है कुछ महीने पहले मैं प्रोस्पेक्ट के साथ रेस्टोरेंट में बैठा था। चूंकि समय बहुत हो चला था तो उस रेस्टोरेंट में केवल हम 2 ही लोग थे और एक वेटर हमारे लिए रुका था। अब मीटिंग में जाते समय मैं पेन घर पर भूल आया था। खैर मैंने प्रोस्पेक्ट को प्रेजेंटेशन दिखाया और उसके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म रखा। तब प्रोस्पेक्ट ने मुझसे पेन मांगा। चूंकि मेरे पास पेन नहीं था तो मैं तुरंत वेटर के पास दौड़ा और उससे पेन लेकर आया। लेकिन मेरी कमनसीबी देखिए कि उस वेटर का पेन चल नहीं रहा था। अब उस पूरे रेस्टोरेंट में केवल एक वही पेन उपलब्ध था जो कि चल नहीं रहा था। मैंने दूसरे दिन, तीसरे दिन उस प्रोस्पेक्ट को कॉल किया, लेकिन अब उसने मेरा कॉल उठाना जरूरी नहीं समझा। तो दोस्तों, यहां मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि आपका अपलाइन आपसे जो कुछ भी साथ रखने के लिए कहता है उसके निर्देशों का पालन कीजिए और वो सभी सामान अपने साथ रखा कीजिए। फिर चाहे वो सीडीज हो या किताबें हो या आईबीओ रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो, 2-3 अच्छे क्वालिटी के पेन साथ में रखा कीजिए। आप इस तरह लैस रहिए कि आप किसी भी क्षण प्रेजेंटेशन देने के लिए तैयार रहें। अपने पास ये औजार होने पर मैं उन्हीं के सहारे होम मीटिंग कर पाता हूं, 1-on-1 कर पाता हूं तथा ओपन प्रीव्यू भी कर पाता हूं। मेरे पास औजार हो तो फिर मुझे ना आईपैड चाहिए, ना लैपटॉप चाहिए, ना प्रोजेक्टर चाहिए। प्लान दिखाने के लिए मेरे लिए नेटवर्क 21 ब्रोशर ही काफी है। इन औजारों के जरिए मैं लोगों को साइन अप कराते जा सकूंगा। तो याद रखिए कि मीटिंग के लिए निकलते दौरान अपने पास सभी आवश्यक औजार रखा करें। राइट। तो जब आप प्रोस्पेक्ट के साथ इस व्यवसाय संकल्पना के बारे में चर्चा करते हैं तो उस दौरान आप किन किन बातों पर ध्यान देते हैं? मीटिंग के दौरान मैं प्रायः लोगों के हाव भाव तथा बॉडी लैंग्वेज समझने की कोशिश करता हूं। अच्छा। मेरे सामने कुछ लोग गंभीर मुद्रा बनाकर बैठते हैं तो कुछ लोग मेरी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। कुछ लोगों के चेहरे भाव शून्य रहते हैं। ऐसे लोगों से मिलकर अपनी बात उनके गले के नीचे उतारना मुश्किल काम होता है। जब मैं प्रेजेंटेशन खत्म करके सबके हाथ में फॉर्म रखता हूं तब 6-7 लोग साइन अप करा ही लेते हैं। जो लोग बिल्कुल बोर होकर बैठे थे या जो व्यक्ति चिढ़ा हुआ लगता था, दरअसल सबसे पहले वही व्यक्ति साइन अप करता है। अच्छा। वही मेरे अनेक मीटिंग में बड़ा खुशनुमा वातावरण रहा। सब लोग खुश दिख रहे थे, सब लोग हंसी मजाक कर रहे थे। मैंने भी प्लान अच्छी तरह समझाया होता है। लोग मेरी बात से सहमत होते हैं। ये व्यवसाय संकल्पना देखकर उत्तेजित हो जाते हैं। लेकिन जब रजिस्ट्रेशन फॉर्म बांटे जाते हैं तो ये लोग फॉर्म बैग में रखकर वहां से चले जाते हैं। इसके बाद वे मुझे दोबारा कभी नहीं मिलते। तो आपको कुछ बातों पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन ज्यादा उम्मीद रखकर नहीं चलना चाहिए। मैं लोगों की बात गौर से सुनता हूं, उनकी हां में हां मिलाता हूं। मैं प्रेजेंटेशन के दौरान ऐसी बातें कहता हूं जिसे वे मान जाते हैं।
इस तरह मैं उन्हें अपने पक्ष में खींचने की कोशिश करता हूं। अब क्लोजिंग मेरे पक्ष में हो या ना हो, यह अलग बात है। मैंने ज्यादा उम्मीद ना रखना सीख लिया है। अब कुछ लोग प्रेजेंटेशन देखने आते हैं और अपने मोबाइल में सिर गाड़े बैठ जाते हैं। वे मेरे सामने बैठकर टेक्सटिंग करते रहते हैं। उनका मेरी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं रहता है। उन्हें देखकर लगता है जैसे किसी ने उन्हें जबरदस्ती मेरे सामने बिठाया है। हालांकि ऐसा बहुत कम बार ही हुआ है। जैसे 50 या 75 लोगों में एक व्यक्ति ऐसा निकलता है। ऐसे व्यक्ति को देखकर मैं मन ही मन कहता हूं कि जब तुम्हें इसमें दिलचस्पी नहीं है तो यहां क्यों आए हो। लेकिन यह बात मैं उनके मुंह पर नहीं कह सकता, क्योंकि ये बदसलूकी कहलाएगी। करेक्ट। मैं ऐसे लोगों के ज्यादा करीब जाना नहीं चाहता, लेकिन अधिकतर बार लोगों के हाव भाव से कोई बड़ा कयास लगाना घातक सिद्ध हो सकता है। फेस रीडिंग या बॉडी लैंग्वेज के आधार पर लोग इस व्यवसाय से जुड़ेंगे, ये उम्मीद मत रखिए। मैंने बिल्कुल इसी तरह की सूचना कलाकार, गायक तथा हास्य कलाकारों को भी देते हुए सुना है। वे लोग अक्सर कहते हैं कि लोगों के हाथ में कार्यक्रम की भागदौड़ मत सौंपिए। खैर, जब आप प्लान दिखाकर क्लोजिंग की ओर बढ़ते हैं तब आप क्या करते हैं? क्लोजिंग के दौरान आप किस बात को ज्यादा अहमियत देते हैं? आप बिजनेस प्रीव्यू या बिजनेस प्रेजेंटेशन का क्लोजिंग किस तरीके से करते हैं? एक बात याद रखिए कि क्लोजिंग कभी अंत में नहीं होता। अच्छा। अनेक लोगों के मन में यह गलत धारणा है कि क्लोजिंग को सबसे आखिर में करना चाहिए। कुछ लोग शिकायत करते हैं कि मैं अंत में ठीक तरह क्लोजिंग नहीं कर पाता हूं, या मैं हार्ड क्लोजिंग नहीं कर सकता। मेरे इतने साल के करियर में मैंने कभी किसी का हार्ड क्लोजिंग नहीं किया है। अच्छा। मैं प्लान दिखाते दौरान लोगों को क्लोज करना सीख गया हूं। मैं प्लान दिखाते दिखाते लोगों को क्लोज कर सकता हूं। अच्छा। दरअसल ये कला है। लोगों को आपकी बातों से सहमत कराइए। क्या कोई अपने दांत ब्रश करके पॉइंट्स कमाना नहीं चाहेगा? प्रेजेंटेशन के दौरान आप बीच बीच में उनसे कहलवाइए कि यह कोई बड़ी बात नहीं है, यह काम कोई भी कर लेगा। या आप उनसे कहिए कि जब हर कोई ये काम कर रहा है तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं। हमें ऐसी बातें इसलिए कहनी चाहिए ताकि प्रोस्पेक्ट के जहन में यह बात उतर जाए कि बाहर अनेक लोग ये व्यवसाय कर रहे हैं, तो फिर वो क्यों ना ये काम करे। मैं लोगों के मन में इस तरह की भावना उत्पन्न करना चाहता हूं। मैं लोगों के मन में क्लोजिंग की भावना इसलिए नहीं लाना चाहता क्योंकि हम चाहते हैं कि लोग कुछ हट कर सोचे, वे अपने विचारों की सीमा लांघ कर सोचना आरंभ करें। हम उन्हें अपनी प्रगति के रास्ते का रोड़ा बनने से बचाना चाहते हैं। प्रायः लोग सही तरीके से विचार नहीं कर पाते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि वे लोग प्लान से जितना दूर जाएंगे उनकी रुचि उतनी ही कम हो जाएगी, और इसलिए मेरा आग्रह रहता है कि प्लान दिखाने के दौरान ही क्लोजिंग करना चाहिए। जब लोग बाहर जाते हैं तो वे इस व्यवसाय के बारे में अपने ही तरीके से रिसर्च करते हैं, और लोग अक्सर गलत ढंग से रिसर्च करते हैं। वे अपने भाई से या भतीजे से एमवे के विषय में उनकी राय मांगते हैं। अब उनके भाई ने या भतीजे ने ना एमवे का व्यवसाय किया होता है, ना ही उनके पास इस विषय में जानकारी रहती है। अगर कोई एमवे व्यवसाय से जुड़ा भी होगा तो उसने यहां काम किया नहीं होता है, क्योंकि मेरा अनुभव कहता है कि अधिकांश लोग यहां काम नहीं करते हैं। मेरा मतलब है, आपका प्रोस्पेक्ट गलत लोगों से या असफल लोगों से जानकारी इकट्ठा करता है। वो असफल लोगों की राय को अहमियत देता है, जो कि बिल्कुल गलत बात है। अगर मैं कोई कारोबार आरंभ करना चाहता हूं तो मैं किसी असफल व्यावसायिक से राय नहीं मांगूंगा। यह सही तरीका नहीं होगा, बल्कि मैं सफल व्यावसायिक से मिलकर उसकी राय लूंगा। मैं सफल व्यावसायिक की राय को अहमियत दूंगा। हालांकि यह बात समझना इतना कठिन नहीं है, लेकिन फिर भी हम उन्हीं लोगों की राय लेना पसंद करते हैं जो हमें सबसे करीब रहते हैं। इसलिए मैं प्रोस्पेक्ट को खुद के रास्ते से हटाने की कोशिश करता हूं। इसके लिए मैं उन्हें आश्वस्त करता हूं कि यहां उन्हें मनी बैक गारंटी दी जाती है। इस वजह से उनके मन में व्यवसाय से जुड़ने की कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। उसी तरह प्रोस्पेक्ट को व्यवसाय से जोड़ते समय मेरे मन में भी कोई हिचकिचाहट नहीं रहती, क्योंकि मुझे यकीन है कि अगर 1-2 महीने में प्रोस्पेक्ट ये व्यवसाय छोड़ना चाहता है तो उसे कोई नुकसान सहना नहीं पड़ेगा। तो इस बात को मद्देनजर रखकर मैं अपने प्रोस्पेक्ट के रास्ते से रोड़े हटाते जाऊंगा। अब इंटरनेट पर जानकारी पाना
या अपने भाई या भतीजे से एमवे के बारे में जानकारी पाना, यह सब बाधाएं अपने आप दूर हो जाती है, क्योंकि आपने उसे साइन अप कर लिया है। मैं एक एक करके बाधाओं से निपटता हूं। जैसे कि मैं इस व्यवसाय का काम तब भी क्या करता था जब मैं हफ्ते में 70 घंटों से ज्यादा समय नौकरी के लिए दिया करता था। हम ये व्यवसाय पार्ट टाइम कर सकते हैं। फिर प्रॉस्पेक्ट से कहता हूं कि मैं सेल्स के काम में अच्छा नहीं था। मेरे पिताजी एरोनॉटिकल इंजीनियर है और उन्हें भी सेल्स का कोई अनुभव नहीं था। इस तरह मैं सेल्स पर्सन नहीं हूं, इस बाधा से निपटता हूं। मुझे प्रेजेंटेशन के दौरान जो आपत्तियां सुनने मिलती है, मैं उसे अपने प्लान में जोड़ने की कोशिश करता हूं, ताकि मैं वो आपत्ति या बाधा उठने से पहले ही उससे निपट सकूं। अगर आप आपत्ति उठाए जाने के बाद उससे निपटते हैं तो ये बहस का रूप ले लेगी। वही अगर आप आपत्ति उठने से पहले उससे निपटते हैं तो ये समस्या का समाधान कहलाएगी। इन दोनों बातों में अंतर है। अगर प्रॉस्पेक्ट कहता है कि मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है और आप कहते हैं कि नहीं, आपके पास समय उपलब्ध है, तो ये बहस नहीं तो और क्या है। इसके बजाय आप उनसे कहिए कि दरअसल इस काम के लिए उतना समय नहीं लगता जितना कि आप सोच रहे हैं। इस तरह के जवाब से उनकी आपत्ति की जड़ कमजोर पड़ जाएगी। यहां आप बहस नहीं कर रहे हैं बल्कि समस्या का हल ढूंढ रहे हैं। मैंने इस तरह के क्लोज किए हैं। जब लोग साइन अप करते हैं उसके पश्चात वे अपना निर्णय सही ठहराने की कोशिश करते हैं। अगर आपका प्रॉस्पेक्ट साइन अप करके घर जाता है और अब अगर उसके भाई या भतीजा एमवे से जुड़ने के कारण उसे पागल करार देता है, तो आपका प्रॉस्पेक्ट खुद का निर्णय सही ठहराने के लिए रक्षात्मक रवैया अपनाएगा, क्योंकि वो किसी के सामने पागल प्रतीत होना नहीं चाहता। आपके प्रॉस्पेक्ट का घर जाकर अपना निर्णय सुनाना भाई या भतीजे की राय मांगने से तो अच्छा ही है ना? करेक्ट। मेरा मानना है कि एमवे के बारे में लोगों के जो भी विचार हैं वो गलत ही होंगे, क्योंकि मैंने आज तक किसी को भी एमवे के बारे में संपूर्ण तथा सही जानकारी देते नहीं सुना है। तो अगर पिछले 34 साल में मुझे किसी से भी एमवे के बारे में सही जानकारी नहीं मिल पाई है, तो फिर आपका भाई या भतीजा एमवे के बारे में सही और सटीक जानकारी कैसे दे सकता है? तो एमवे के बारे में लोगों की राय सही हो या गलत, लेकिन मैं उन विचारों को अपने प्रॉस्पेक्ट पर हावी होने नहीं दूंगा। अगर मैं आपको साइन अप करता हूं तो आप रक्षात्मक रवैया अपनाएंगे। अगर मैं आपको साइन अप नहीं करता तो आप गलत ढंग से रिसर्च करते बैठते हैं। इसलिए भलाई इसी में है कि आप लोगों को साइन अप कराइए और उन्हें रक्षात्मक रवैया अपनाने दें। वैसे भी उनके पास व्यवसाय त्यागने का विकल्प तो रहता ही है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप गलत रिसर्च की वजह से या गलत लोगों की राय मानकर इस व्यवसाय से मुकर जाए। इससे आपका उज्जवल भविष्य बनते बनते रह जाएगा, और इसलिए मैं क्लोजिंग को सबसे ज्यादा महत्व देता हूं। दरअसल क्लोजिंग को प्लान के दौरान ही करना चाहिए, क्योंकि अंत में आपसे कोई आपत्ति आने की गुंजाइश नहीं रहती और मैं निश्चिंत होकर आपके हाथ में फॉर्म थमा सकता हूं। प्रॉस्पेक्ट को फॉर्म देने के बाद मैं कोई बहाना बनाकर थोड़ी देर के लिए वहां से चला जाता हूं और फिर मैं दूर से प्रॉस्पेक्ट पर नजर रखता हूं कि वो फॉर्म का क्या कर रहा है। अगर वो फॉर्म भरता है तो मैं दूर ही खड़ा रहता हूं ताकि मेरे आने से उसके काम में बाधा ना गिरे। अगर प्रॉस्पेक्ट अपने हाथ में पेन लेकर बैठे रहता है तो मैं उसके पास जाकर पूछता हूं कि क्या आपके मन में कोई आशंका है। फिर मैं उनकी शंकाओं का समाधान करता हूं, फॉलोअप करता हूं और बात आगे ले जाने की कोशिश करता हूं। अब अगर प्रॉस्पेक्ट ने फॉर्म को मोड़कर रखा है तो मैं समझ जाता हूं कि इसका अभी साइन अप कराना नामुमकिन है। ऐसे समय पर भी मैं फॉलोअप करता हूं, लेकिन अब मेरे मन में उसे आज के दिन साइन अप कराने की उम्मीद नहीं रहती। कागज मोड़कर बगल में रखने से मैं समझ जाता हूं कि ये व्यक्ति आज हमसे जुड़ने के मूड में नहीं है। इस तरह मैं छोटे छोटे संकेतों के आधार पर आगे बढ़ता हूं और क्लोजिंग करता हूं, लेकिन आदर्श रूप से मैं चाहूंगा कि पूरे प्रेजेंटेशन के दौरान क्लोजिंग होता रहे और अंत में प्रॉस्पेक्ट की आपत्तियों से निपटते ना बैठो। करेक्ट। सही कहा। मैं आपके विचारों से बहुत प्रभावित हूं। ये हमारे बिजनेस साइन अप प्रक्रिया का अहम अंग है। तो आपने प्लान को तैयार किया, सही जगह ढूंढकर प्रॉस्पेक्ट के साथ बैठे,
उनसे जुड़े तथा मुख्य विषय की ओर मुड़े। इस दौरान आपने प्रोस्पेक्ट की जरूरत के मुताबिक प्लान बदला, फिर उनसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर उनका साइन लिया और आपने एक नया IBO पाया। हालांकि यहां काम खत्म होता है, लेकिन फिर भी ऐसे क्यों लगता है कि अभी भी कुछ काम बाकी है? जी हाँ, यहाँ एक दो बातें और हो सकती हैं। प्लान दिखाने के पश्चात मैं प्रोस्पेक्ट से कहता हूं कि देखिए, आज हम केवल नंबर पाएंगे। बहुतांश लोग सबसे पहले नंबर पा लेते हैं। अच्छा। और इसे ना पाने की कोई वजह भी नहीं है। उन्हें मेंबरशिप लेने पर रियायत भी मिलती है। तो क्या मैं आपके नाम पर नंबर देने की सिफारिश करूं, जैसा कि अन्य लोग नंबर पा रहे हैं? आज मैं उन्हें कोई बड़ा निर्णय लेने के लिए नहीं कहता हूं, बल्कि मैं प्रोस्पेक्ट से कहता हूं कि आपको केवल नंबर पाने के बारे में सोचना है। फिर मैं उससे कहता हूं कि आप घर के लिए कुछ आवश्यक प्रोडक्ट्स वैसे भी खरीदने वाले हैं, तो क्यों ना यहां उपलब्ध प्रोडक्ट्स खरीदकर उन पर पॉइंट्स भी पाया जाए। अपने प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखाते दौरान मैं इस तरह के वाक्य दोहराते रहता हूं। तो आप देख सकते हैं कि क्लोजिंग करना इतना भी मुश्किल नहीं है और ना ही ये काम डरावना है। इस मीटिंग के बाद मैं स्टार्टअप पर ध्यान केंद्रित करता हूं। इस दौरान प्रोस्पेक्ट मुझे बताता है कि उसे इस व्यवसाय से क्या उम्मीद है। जब कोई कहता है कि डेव, मुझे जल्द से जल्द हर महीने $1000 कमाने हैं, तो मैं उसे व्यवसाय करने का फलाह तरीका बताता हूं। अगर कोई खुद का घर खरीदने का लक्ष्य रखता है, तो मैं उसे व्यवसाय करने का दूसरा रास्ता बताता हूं। मैं प्रोस्पेक्ट से आगे कहता हूं कि अगर आप मुझे स्टार्टअप करने के लिए 15 से 20 मिनट का समय देंगे, तो मैं आपको समझाऊंगा कि हमारी वेबसाइट कैसे खोलनी है, उसमें कैसे रजिस्टर होना है, वगैरह वगैरह। अगर आप पैसे कमाना चाहते हैं, तो मुझे आपको समझाने के लिए थोड़ा और समय लगेगा, क्योंकि मुझे आपको ये प्रक्रिया विस्तार में बतानी होगी। मुझे आपको इस व्यवसाय की पूरी प्रक्रिया समझानी होगी। लेकिन मुझे लगता है कि हम ये काम किसी और दिन करेंगे। इस तरह मैं उनसे अगला अपॉइंटमेंट पाने का रास्ता साफ करता हूं। अब मैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने पर पूरा ध्यान लगाता हूं। जब उनके द्वारा फॉर्म भरा जाता है, तब मैं उन्हें स्टार्टिंग पॉइंट सीडी सुनने के लिए देता हूं, या फिर मैं उन्हें एसोसिएट पैक देता हूं, जो कि मेरा पसंदीदा पैक है। मेरे समूह से जुड़ने वाले सभी लोगों को मैंने एसोसिएट पैक दिया है। इसमें मेरे डैड जिम डॉर्नन की मशहूर सीडी वेलकम टू माय बिजनेस शामिल है। साथ ही इस पैक में ओनर्स मैनुअल होता है, चैनल 21 होता है। मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को एसोसिएट पैक बेचने की कोशिश करता हूं, क्योंकि इसमें आपके पैसे का पूरा दाम मिलता है। इसमें एमवे वीडियोस होते हैं, नेटवर्क 21 के वीडियोस होते हैं, नेटवर्क 21 के ऑडियोज होते हैं। मजेदार बात यह है कि यहां भी आपको मनी बैक गारंटी मिलती है। इसका मतलब यहां भी आपको कोई जोखिम उठानी नहीं पड़ती है। तो मेरा यह मानना है कि इस व्यवसाय से जुड़ने वाले हर व्यक्ति ने एसोसिएट पैक खरीदनी चाहिए, क्योंकि इसे ना खरीदने की वजह मुझे तो नहीं दिख रही है। अगर कोई सिर्फ प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना चाहता है, तो इस पैक में भी सभी प्रोडक्ट्स के बारे में ढेर सारी जानकारी उपलब्ध है। तो इस तरह मैं प्रोस्पेक्ट को स्टार्टिंग पॉइंट सीडी तथा एसोसिएट पैक बेचता हूं। अगर इन दोनों में से एक ही देना है, तो मैं एसोसिएट सीडी देता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप भी अपने पास एसोसिएट सीडीज के 4-5 पैक रखे रहिए, क्योंकि इन्हें बेचकर भी आप पैसे बना सकते हैं। तो मैं प्रोस्पेक्ट को एसोसिएट सीडी देकर घर भेजता हूं। प्रोस्पेक्ट ये सीडीज घर पर 1-2 दिन सुनता है, जिसके बाद 1-2 दिन में ही मैं स्टार्टअप करता हूं। अगर किसी कारणवश वो रजिस्टर नहीं होते हैं, तब मेरे सामने 2 विकल्प रहते हैं। अगर उनकी पत्नी है, या दोस्त है, या पार्टनर है, या गर्लफ्रेंड है, तो मैं उसे अपना प्लान डीवीडी देता हूं। या फिर नेटवर्क 21 का प्रोफेशनल मेंबर होने के नाते मैं उसे प्रेजेंटेशन का लिंक भेज सकता हूं। मैं अपने समूह के सभी लोगों को यह काम करने के लिए कहता हूं, ताकि प्रोस्पेक्ट को घर जाकर बताते बैठना ना पड़े कि आज उन्होंने यहां क्या देखा। मैं प्रोस्पेक्ट से विनती करता हूं कि कृपया किसी भी हाल में अपनी बीवी को इस मीटिंग का ब्यौरा मत दीजिए, क्योंकि आप ये सारी बातें ठीक तरह बता नहीं पाएंगे। आप घर जाकर पत्नी से कहेंगे कि डेव ने बताया है कि इंटरनेट से प्रोडक्ट्स खरीदो और पॉइंट्स कमाओ।
क्या इससे हमारा काम बनेगा? आपकी पत्नी आपको पागल करार देगी और मुझे भी बेवकूफ समझेगी। इससे बचने के लिए आप घर पर इस मीटिंग के बारे में कुछ मत बताइए, बल्कि आप तथा आपकी पत्नी दोनों मिलकर ये डीवीडी देखिए। इस 26 मिनट की डीवीडी में आपको वो सब बातें मिलेंगी जो आज हमने यहां की है। यही सब बातें हमारी वेबसाइट पर भी मिलेगी। तो मैं प्रोस्पेक्ट को ये सब सामग्री देता हूं और साथ ही साथ नेटवर्क 21 द्वारा प्रकाशित आफ्टर द प्लान नाम की सीडी भी देता हूं। अच्छा। जिसमें कई लुभावने तथा प्रेरणादायी वाक्यांश है। आफ्टर द प्लान बहुत उम्दा सीडी है जो हमारे व्यवसाय की बातें प्रोस्पेक्ट के दिमाग में ठीक तरह उतारने में मददगार साबित होती है। आप प्रोस्पेक्ट से कह सकते हैं कि देखिए, ये केवल 8 मिनट की सीडी है, आप इसे अभी घर जाते जाते भी सुन सकेंगे। और बहुतांश लोग ये सीडी जरूर सुनते हैं, क्योंकि मैं उन्हें बताता हूं कि ये सीडी कितने कम समय की है। हालांकि अपने प्रोस्पेक्ट को मैंने ही प्लान दिखाया है, लेकिन फिर भी मैं उसे मेरी सीडी आफ्टर द प्लान सुनने के लिए देता हूं, क्योंकि मैं उनमें हमारे व्यवसाय प्रणाली के अनुसार सोचने की आदत जल्द से जल्द डालना चाहता हूं। इस तरह उन्हें हर दिन ऐसी एक ना एक आवाज सुनने मिलती है जो कहे कि उसने इस व्यवसाय में सफलता पाई है। एक ऐसा व्यक्ति जो इस व्यवसाय की ओर सकारात्मक दृष्टिकोण से देखता है, जबकि प्रोस्पेक्ट को बाहर सैकड़ों लोगों से इस व्यवसाय के बारे में केवल नकारात्मक बातें ही सुनने मिलती है। तो मैं मीटिंग समाप्त होते होते एप्लीकेशन पर दस्तखत पा लेता हूं, क्योंकि इससे हमारे व्यवसाय में प्रोस्पेक्ट की यात्रा आरंभ हो जाती है। उसके पश्चात मैं 24 घंटे में या 48 घंटे में स्टार्टअप करता हूं। इस दौरान मैं प्रोस्पेक्ट के हाथों में कुछ प्रोडक्ट्स थमा देता हूं, उसे हमारे वेबसाइट से अवगत कराता हूं, और अगर वो ज्यादा उत्तेजित है तो उन्हें अपने परिचित लोगों की सूची बनाने के लिए कहता हूं, ताकि हमारे व्यवसाय का कार्य आगे बढ़े। इससे मुझे ज्यादा प्लान दिखाने में सहूलियत होगी, क्योंकि आखिर यही हमारा लक्ष्य होता है ना? बहुत बढ़िया। इस चर्चा सत्र में आपने बिजनेस प्लान तथा प्रीव्यू का जीवन चक्र बहुत प्रभावी ढंग से समझाया। आपने यहाँ हम लोगों के साथ बहुत अच्छी जानकारी बांटी, हम सबका ज्ञान बढ़ाया। आपने यहाँ अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों को बड़े ही विस्तार से समझाया। आपने हमें बिजनेस प्लान के जरिए प्रोस्पेक्ट का आकलन करना भी सिखाया। ये जानकारी हम सब के लिए बहुत मददगार साबित होगी। आपका कीमती समय निकालकर आप यहाँ आए, हमारे साथ बातें की, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि यहाँ